एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने आप लोगों को कुछ बोला था आज सबमिट करने के लिए, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, ऐसी फीलिंग सी आ रही है। मैम पी ब्लॉक एलिमेंट की एक्सरसाइज सबमिट करने को बोला था। यस, तो मैम मैंने कल हाँ बेटा, बिकॉज आई मैम वाज 20 हाँ बेटा बोलो। मैम वो डेट एक्चुअली 23 थी। 23rd का बोला था। अच्छा 23rd बोला था, ओके देन आज नहीं था। यस मैम। आई वाज लाइक दिस कि मैंने शायद आज का बोला था, ओके देन कल, देन आई एक्सपेक्ट कि कल मेरे पास फिर सभी भेज देंगे। ओके सतेंद्र। मैम आज ही भेज देंगे मैम। हाँ, नो आई थिंक सारा ने तो शायद मुझे सेंड कर दिया है, आई डिड नॉट लुक इट। सारा का मेरे पास आ गया है। Now let's start with our hydrogen. Yesterday we did the hydrides. So up to hydrides there is, I hope, no issue. Huh? Yes, ma'am. Okay. So next topic in this. मैम वन इशू। हाँ बोलो। मैम ये जो STOICHIOMETRIC ये जो कुछ भी लिखा है इसका मतलब क्या होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन? स्टोक्योमेट्रिक। यस मैम। ओके, स्टोक्योमेट्रिक का मतलब ये होता है कि आप जैसे मैथ्स में करते थे ना, वो x की वैल्यू कर रहे हो आपके कुछ है, तो ये वाली जो वैल्यूज होती हैं दे आर द स्टोक्योमेट्रिक वैल्यूज। ओके मैम। Okay. Okay. So now let's start with the water. Mute yourself. Who has unmuted? Please mute yourself, बेटा. अब water जो है, water के बारे में every one of us are very familiar that it is the essential to all of us as because it is a form of the life only. अब इसको हम बोलते हैं that it is a solvent of the great importance. The reason being is what it is called as the universal solvent. Universal solvent हम इसे क्यों कहते हैं? Because most of the substances can be dissolved in the water, therefore it is called as the universal solvent. Now when we talk about the structure of the water, structure of the water के अंदर क्या है कि your two hydrogens are being bonded to the water, your and they are bonded by the कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ कोवैलेंट बॉन्ड है तो ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज द 8, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 1s2 2s2 2p4। this is your what electronic configuration. Now iske accordingly what we say that in the valence shell of the oxygen you are going to have the 6 electrons with the oxygen. Now when it is going to have the 6 electrons over here, so what you are going to say this, तो इसके पास क्या हो जाएंगे, there will be the 2 lone pairs. 2 lone pairs क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया टू द 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन ओवर हियर एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हैज शेयर टू द हियर। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए जो अनशेयर्ड है? दे आर द टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को वी आर गोइंग टू से दैट दे आर द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now यस मैम। ओके बेटा, नाउ वी से कि जो बॉन्ड एंगल है इसका बॉन्ड एंगल, मैम आपकी वॉइस बहुत लो हो गई। माय वॉइस, वेट अ मिनट आई जस्ट चेक इट बेटा। मैम नाउ इट्स क्लियर। आई नाउ मैम नाउ इट्स ओके। okay beta. Now we say the bond angle is what? Bond angle of H2O, it is the 104.5 degree. Okay, इसका bond angle ये हो गया, but due to the presence of this lone pair
जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका शेप ये ना हो के डिस्टॉर्टेड हो जाता है. डिस्टॉर्टेड मतलब लाइक दिस बेंट स्ट्रक्चर हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर. इसको आप बोलते हो इट इज अ एंगुलर स्ट्रक्चर, या फिर कुछ बुक्स में यू विल फाइंड आउट इट इज बीइंग रिटन एज द बेंट स्ट्रक्चर. ओके, जो आपकी ये OH की बॉन्ड लेंथ हो गई, इस वाले बॉन्ड की जो लेंथ हो गई, दैट कम्स आउट टू बी 95.7 picometer. It is about the structure of the water molecule. Now, what is going to happen over here? अगर आप इसका शेप देखो, ये बॉन्ड एंगल इज 5 डिग्री. इसके पास 2 लोन पेयर्स हो गए, एक यहाँ पे बना दो, लोन पेयर. ओके, ये नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन. अगर हम इसका डाइपोल देखते हैं तो यू हैव रीड कि ऑक्सीजन क्या है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर. ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये यहाँ पे पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर दे आर आल्सो गोइंग टू पुल इन द सेम डायरेक्शन, ड्यू टू विच इसका जो डाइपोल अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 1.84 diopter. Okay, this much we need to study about the structure. कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है that is the angular or you can say bent structure. Bond angle is 104.5 degree. Bond length is 95.7 picometer and इसका dipole moment जो है it is 1.84 diopter. Now the thing comes over here is what? That is the hydrogen bonding in the water and the ice. इस पॉइंट को पहले आप समझना. Your water, ये क्या हो गया? It is a polar in the nature. Now when we say that it is a polar in the nature, तो जितना भी water molecule है it is held together by the intermolecular hydrogen bonding in the water, जिसकी वजह से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल हो गए वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं. दे मेक अ 3D स्ट्रक्चर. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर अगर हम बोलें तो योर ईच ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय द 4 हाइड्रोजन्स. लाइक मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना देती हूँ. दिस इज योर वाटर मॉलिक्यूल. अब क्या हो जाएगा? थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, डॉटेड मीन्स दैट इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कनेक्ट हो गया. अब ये हाइड्रोजन जो है अपने ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा. दिस ऑक्सीजन विल फर्दर कनेक्टेड टू द H. Like this your structure will go on. So what we say कि यहाँ पे 2 bonds जो हैं they are the, ये वाले जो हैं your solid lines वाले they are the covalent bonds and 2 bonds are what? They are the hydrogen bonds. तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटली योर लिक्विड वाटर एंड द आइस, तो हम ये कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ विच वी से कि जो आइस का स्ट्रक्चर होता है आपका, दैट योर आइस स्ट्रक्चर इज द ओपन स्ट्रक्चर. ओपन स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया दैट इट इज गोइंग टू हैव द नंबर ऑफ द vacant spaces. It is going to have the number of the vacant spaces in its structure. Therefore, the density of the ice is going to be less than the water. मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रही हूँ. वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर इन द नेचर है.
वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, देयरफॉर वो 3D स्ट्रक्चर बना लेता है. नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू लुक द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो उसके पास कोवैलेंट बॉन्ड भी है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड भी है. बट अगर आप एग्रीगेट देखो तो जो आइस हो गया, आइस के पास ओनली एंड ओनली देयर वुड बी अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर हो जाता है. ओपन स्ट्रक्चर होने की वजह से इट हैव द मोर वेकेंट स्पेसेस. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेकेंट स्पेसेस, the density of ice is less than the water. This point is clear? Ma'am, please repeat it again. Okay. I was telling you that water molecule क्या है? It is the polar in the nature. Now when we say that it is a polar in the nature, besides that in the water molecule we have the intermolecular hydrogen bonding. Because of the presence of the intermolecular hydrogen bonding, it exists as the 3 dimensional structure. Now, when we talk about the ice, ice में क्या है? That you are going to have the hydrogen bonds only. Due to the presence of the hydrogen bonds, its structure will be the open structure. Due to the open structure, it will have the vacant space, खाली जगह होगी. Due to the presence of that vacant space, the density of ice is going to be less than the water. Now it's clear? Yes, ma'am. Now, what happens कि जैसे जैसे आपकी ice melt होगी, some of the hydrogen bonds will start to breaking down. जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, योर वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट गोइंग इनटू द इन बिटवीन द वेकेंट स्पेसेस, जो खाली जगह थी वो वहां पे मूव करेंगे. ड्यू टू विच व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो आपका लिक्विड वाटर था उसका स्ट्रक्चर जो है वो ओपन तो होगा बट इट विल बी द लेस ओपन देन द वाटर, ड्यू टू विच वी कैन से कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी higher than the ice. I repeat this point again. आपके पास एक टम्बलर है, टम्बलर में आपके पास पानी भी है और बर्फ भी है. ओके अब जब बर्फ मेल्ट होगी तो मेल्ट होके वो कहाँ जाएगी? पानी के पास ही जाएगी. इट इज गोइंग टू मिक्स इन द वाटर ओनली. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि व्हेन द आइस विल मेल्ट तो उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दे आर ब्रेकिंग अल्टीमेटली. व्हेन दे आर ब्रेकिंग तो वहां से जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं दे आर गोइंग इन द वाटर मॉलिक्यूल which are making the water molecule structure little bit open, but because they are filling the vacant spaces, therefore we say the density of the water is more than the ice. अब समझ में आया ये पॉइंट? यस और नो बेटा? यस ओके एक बार और रिपीट कर दो. ओके मैं इसको न्यू फेज से मैं आपको बताती हूँ. देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, why ice floats over the water surface. Now look over here. आपके पास एक टम्बलर है over here. ओके अब इस टम्बलर के अंदर क्या है? यू आर हैविंग द, एक मिनट बेटा, वन मिनट. इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? मैंने लाइन सेलेक्ट करी थी. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आपके टम्बलर में यू आर हैविंग द वाटर आल्सो.
एंड आइस ऑल्सो। ओके, आपकी जो आइस है वो क्या होगी, मेल्ट होना शुरू होगी। जब वो मेल्ट होगी तो अल्टीमेटली मेल्ट होने का मतलब क्या है कि आइस के पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, दे आर व्हाट, दे आर ब्रेकिंग डाउन। अब ब्रेक होने का मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली यहाँ से जो भी एटम्स निकलेंगे ऑफ द वाटर, जो भी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ऑफ द वाटर, दे आर गोइंग टू मिक्स ओवर हियर ओनली। जब वो यहाँ मिक्स होंगे तो वाटर के पास जो भी वॉइड स्पेसेस थे, वेकेंट स्पेसेस थे, वो उसको ऑक्युपाई कर लेंगे। क्योंकि वो वाटर के स्ट्रक्चर में जो वॉइड स्पेसेस थे उसको ऑक्युपाई करेंगे, तो आपके वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज ऑफ विच योर आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। Got it this point now? Okay, ma'am. ओके मैम। Understood ना यस पक्का? मैम। ओके, अब हम ये कहते हैं कि जो वाटर हो गया ना, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है, योर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट, कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और ये मैक्सिमम डेंसिटी जो है हमें मिलती है एट अ टेम्परेचर ऑफ अ 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो प्रॉपर्टी है, this particular property is helpful to the survival of the aquatic life. Survival of the aquatic life के लिए ये helpful है. Now let's look how it is helpful for the survival of the aquatic life. क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एकदम सीवियर कोल्ड होता है, तो जो आपकी अपर लेयर होती है ऑफ द सी वाटर वो जमना शुरू हो जाती है, इट स्टार्टेड फ्रीजेस। और जो हेवियर वाटर होता है, हेवियर वाटर मतलब कि हमने अभी अभी पढ़ा है, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द आइस। हेवियर वाटर जो हो गया वो आपका बिलो सरफेस पे रहेगा, नीचे रहेगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आइस लेयर जो फॉर्म्ड होगी ऑन द सरफेस ऑफ द लेयर ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक ड्यूरिंग द विंटर्स, it is not going to sink in the bottom. Because it is not going to sink at the bottom, it will provide the thermal insulation for the water which is present at the below surface. And the sea animals, therefore because of this your sea animals live safely, or their survival becomes the feasible during the winter season. एक बारी और रिपीट करूं, मैम थर्मल इंसुलेशन मींस? थर्मल इंसुलेशन मींस बेटा कि आपका बाहर का एटमॉस्फेयर तो ठंडा है, लेकिन जो आपका ड्यूरिंग द डे टाइम आपका जो पानी गर्म रहा वो ज्यादा टाइम तक गर्म रहेगा। मींस जो बाहर आपका एटमॉस्फेयर ठंडा है उसकी वजह से आपके जो बिलो वाटर है उस पर फर्क नहीं पड़ा, वो हीटेड अप ही है, मींस नॉर्मल वाटर है विच इज रिक्वायर्ड बाय द एक्वेटिक एनिमल्स। भाई अगर बहुत ज्यादा गर्म पानी होगा या बहुत ज्यादा ठंडा पानी होगा तो योर एक्वेटिक एनिमल्स आर गोइंग टू डाई इन द वाटर। तो क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ द लेस डेंसिटी आपकी आइस जो है वो ऊपर फ्लोट करती रहती है, और जो आपका नीचे का पानी है वो नीचे ही रहता है, ड्यू टू विच ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इसको इफेक्ट नहीं कर पाता है, देयरफॉर योर एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव इजीली। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम एक्वेटिक एनिमल्स तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए पानी से, वो तो अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं बॉडी का। अरे मेरे बच्चे, लेकिन जब बहुत ज्यादा ठंड हो बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको ऑक्सीजन के लिए तो ऊपर आना ही पड़ता है ना, वो थोड़ी अंदर जाएगा। मैं बायो के स्टूडेंट। मैम ऑक्सीजन भी पानी से मिल जाता है,
यस नहीं मैम, बेटा, एक्वेटिक यस, एनिमल्स को यू तो पानी ऑल से मिलती है। यू ऑल आर करेक्ट, पानी से मिलती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है लाइक योर एंटार्क्टिक जोन्स एंड ऑल, वहां पे एनिमल्स जो सरवाइव करते हैं, लाइक जो तुम लोग बोल रहे हो, यू आर सेइंग अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी, आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री, कि जो एनिमल सरवाइव करते हैं दे सरवाइव ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ड्यू टू द डेंसिटी कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है बर्फ से, तो बर्फ नीचे नहीं आ पाती है, और बर्फ नीचे नहीं आती है तो आपका जो पानी है उसके अंदर जो है आपका थर्मल इंसुलेशन रहता है, मींस उसका टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है। चलो खुशी, एक क्वेश्चन मेरा तुमसे, इसको सर्च करके बताना। दिस क्वेश्चन आई एम शेयरिंग अकॉर्डिंग टू द पर्सनल एक्सपीरियंस। आपने कहा कि मैम बायो, वो सॉरी, जो एनिमल्स हो गए एक्वेटिक एनिमल्स, दे आर द कोल्ड ब्लडेड, इजंट इट? नाउ जो यस मैम। फिश एक्वेरियम्स होते हैं उसमें अपन फिश रखते हैं, यस? यस मैम। तो यस मैम। सर्दी के दिन में हम फिर उसमें हीटर क्यों लगाते हैं? पता नहीं। पता नहीं ना। मैम मैं बताऊं? हाँ मैंने तो बताओ। कभी देखा नहीं उन पे हीटर लगाते हुए। मैम कोई नहीं, मार्केट चला मैम जाना क्योंकि देखने। हाँ बोलो बेटा। मैम क्योंकि वैसे भी टेम्परेचर बहुत लो होता है एटमॉस्फेयर में, तो अगर हीटर नहीं लगाएंगे तो उन्हें वार्म गर्माहट नहीं मिलेगी, तो क्यों? फिर उनका जो कोल्ड ब्लड है वो हाँ। और जम जाएगा। हाँ तो फिर अब सेम कॉन्सेप्ट यू वी आर अप्लाइंग ओवर हियर, कि अगर उन्हें यहाँ गर्माहट नहीं मिली, दैट इज योर थर्मल इंसुलेशन, अगर नहीं मिला तो दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन द विंटर्स। गेटिंग द पॉइंट? अब हम ओशंस में, सीज में, लेक्स में तो हीटर लगा नहीं सकते हैं, लेकिन जो आपके बेसिकली बर्फ कहाँ जमेगी, जो बहुत ज्यादा कोल्डर रीजन्स हो गए, तो वहां पे ये जब ऊपर की लेयर जम जाती है तो इट इज नॉट एबल टू सिंक इनसाइड, तो आपका जो नीचे का पानी है वो एक नॉर्मल ही रहता है उसका टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ विच हम ये कहते हैं कि ये जो पानी है इसमें थर्मल इंसुलेशन है एंड योर एक्वेटिक एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव। अब क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट? यस मैम। ओके। यस मैम। कोल्ड ब्लडेड है वो, दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। अब हम हैं, हमें we also adapt according to that only, but what happens sometimes we require few things, so same thing is happening over to the aquatic animals। और वो temperature क्या है? You can ask even bio में भी ये चीज आप पढ़ोगे, that is your 1 centimeter cube, that is your density, and ये आपकी 4 degree C पे रहती है। Got it? This you must be reading in the bio also. Now comes the physical properties of the water. When we talk about the physical properties of the water, we say that water is a liquid. Its freezing point is 273.2 kelvins and boiling point is 373.2 Kelvin. Water की maximum density is 1 gram per centimeter cube at the 4 degree C temperature. Then your water consists of strong hydrogen bonds. Because of the presence of this strong hydrogen bond, it exists as the associated molecule. Okay? मतलब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल मतलब जुड़ा हुआ, जो हमने कहा था ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इट एग्जिस्ट इन अ जॉइंट फॉर्म। एसोसिएटेड का मतलब होता है जॉइंट फॉर्म, मींस कि आपका ये एक OH हो गया, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए लाइक दिस।
इसको we say a associated molecule. Okay, जुड़ा हुआ. Okay, ma'am. Then being a polar in nature, the solubility of the water is very high, therefore it is considered as the universal solvent. इसकी वजह से ये universal solvent है. So these are the physical properties. Now we have the chemical properties of the water. Now when we talk about the chemical properties of the water, we say that your water is a versatile in the nature. Why it is a versatile in the nature? Because it can act as an acid, it can act as a base, it can act as an oxidant, it can act as a reductant, and it can act as a ligands to the metals. ये सब तरीके की तरह से एक्ट कर सकता है. Now let's start with the chemical properties. देखते हैं. The first one, that is the stability of the Excuse water. me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, what you have written after reductant? Ligand. Ligand to metals means when you will come to the class 12th, we will have a chapter coordination compounds. Ligands का मतलब ये होता है कि ये metals के साथ मिलके complex बना लेता है. Okay. Okay, ma'am. Stability of water. Stability of water, we say that water is a very stable and it do not dissociate into its elements even at a high temperature. Why it do not dissociate into its you can say into its elements? Why? Because it have a high negative enthalpy of formation. Because it have the high negative. मैम आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है. Now also it is coming the slow. मैम हाँ, नाउ मैम इट इज सही आ ओके. रही है. सही आ रही है. Then maybe sometime खुशी. It have a high negative enthalpy of formation. High negative enthalpy of formation का मतलब क्या हो गया कि जब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप साथ लेके आ रहे थे to form a water molecule, its value was very high. तो अब अगर आपको इसको decompose करना है तो you require the more energy than that. Therefore we say that it is a stable that what stability of the water is very much high. The second chemical property is its acid and basic character. Like I have written in the starting that it is going to act as the acid also and a base also. As it is going to act as the acid also and the base also, we say that it have the amphoteric character. It is a amphoteric in the nature. Now how we say that water is a weak electrolyte. Now when it is a weak electrolyte means it can ionize to a small extent only. अब जब ये छोटे extent पे ionize होगा तो it is going to give you a H3O plus ion and OH minus ion. Therefore we say कि pure water has a small but a very measurable electrical conductivity. अगर आप purest form of the water ले रहे हो so what is going to happen? It is going to convert into a hydronium ions and add the OH minus ion to a very less extent. Now we say that your water is having the acidic character also and a basic character also. So let's look over here. If you are taking the HCl, that is your acid, and H2O. तो अब यहाँ पे आपने लिया है acid, तो your water should act as a base. So what is going to happen? It is going to give the Cl minus ion plus H3O plus ion. Now, if you have taken a base H2O plus, say suppose I am taking the
NH3. So it is going to give you a NH4 ions plus OH minus ion. Means that water can act on the base also and water can act on the acid also. So therefore we say that it is having the amphoteric nature. Got this point? कि ये एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. Yes, ma'am. Now when we talk about the pH of the water, its pH is about the 7 and it is neutral towards your litmus paper. Neutrals to the litmus. मैम ब्रॉन्स बस what बस? मैम ब्रॉन्स्टेड सेंस क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड सेंस नहीं, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी होती है. लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट. लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा था. इट मींस कि अगर आपका मतलब जैसे लाइक वाटर आई हैव सेड दैट इट इज गोइंग टू एक्ट एज द एसिड. इट मींस दैट अगर वो एसिड की तरह काम कर रहा है तो इट शुड लूज द प्रोटॉन. अगर ये प्रोटॉन लूज कर रहा है तो आप उस एसिड को मतलब जो भी एसिड लूज कर रहा है प्रोटॉन, यू आर गोइंग टू से दैट इट इज द ब्रॉन्स्टेड acid. If it is going to accept the proton, then you are going to say that it is a Bronsted base. Okay beta? ओके मैम. Now the next third property is your oxidizing and reducing nature. We say that your water can act both as an oxidizing and a reducing agent in the chemical reactions. अब एक जरा chemical reaction we just look over here. अगर मैं ये कह रही हूँ first time saying that your water is going to act as a oxidizing agent. Oxidizing agent की तरह अगर पानी act करेगा तो water it means that it can be reduced to hydrogen, isn't it? So let's look. 2H2O plus 2 electron, 2H minus plus hydrogen. अब मैं इस वाटर को रिएक्ट कराती हूँ विद अ वेरी एक्टिव मेटल. वेरी एक्टिव मेटल आपने लिया सोडियम H2O. यहाँ पे मेरा H2O is going to act as the oxidizing agent. So what it is going to form? NaOH plus hydrogen gas is going to liberate. Got this point? यस मैम. अब अगर हम इसे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम इसको लेते हैं तो इट मींस दैट योर वाटर शुड बी ऑक्सीडाइज्ड. अब अगर वाटर ऑक्सीडाइज्ड होगा तो क्या हो जाएगा? O2 plus 4H plus 4 electrons, they are going to give you a H2O. अब हम देखते हैं कि where it is going to act as a reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अगर इसे एक्ट करना है तो आई टेक अ फ्लोरीन प्लस H2O as a reducing agent. So it is going to give you a H plus ion plus F minus ion plus O2. Balance the reaction. Okay, so this shows that it is going to act as a reducing agent. Clear this point? मैम इसके बैलेंसिंग में Ma'am, आपने please 2F2 लिखा है. अगर मैम यहाँ 2 नहीं लिखते तो उधर 2F माइनस आ जाता. कैसे?
अरे ओ भैया, अगर आपने F minus 2f2 लिख F दिया minus का मतलब है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और फिर आपको ऑक्सीजन भी तो बैलेंस करना कहाँ है। दे दिया मैम? ऑक्सीजन भी तो बैलेंस करोगे आप। दान में दे दिया उसने। जब इट हैज गिवन इट्स ऑक्सी, देखो मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे 2f क्यों लिखा? एक्सक्यूज मी मैम, एक प्रॉब्लम है। माइनस का साइन हम तब लगाते हैं तब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यस, सॉरी, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब आप यू आर गोइंग टू पुट द 4 हाइड्रोजन, आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया। गेटिंग द पॉइंट? यस मैम। है ना, 2 लगाया तो आपके हाइड्रोजन्स कितने हो गए? 4। अब जब ये 4 हाइड्रोजन्स प्लस का मतलब कि हर एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे? फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन एक ही तो इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ही तो लेगा, तो मुझे यहाँ पे कितने फ्लोरीन्स चाहिए? 4 फ्लोरीन, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया। समझ में आई बात? यस मैम। अब समझ में आ गई कि ये बैलेंसिंग कैसे हुई? भाई हर एक हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आपको 4 फ्लोरीन्स चाहिए ना, दैट्स वाई। अब यहां तक इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Okay, then for today we are going to do this much only, and tomorrow we will continue with the rest of the chapter. ओके मैम। ओके मैम।